Hello students, welcome to the online classes of Social Science class 10. We have completed 4 parts of this chapter in which most of the topics, most of the headings had been ended of this chapter, but there are two most important headings which is given in the last of your book, that is the visualizing of a nation, and the other is the nationalism and imperialism. So in this video, that is the part 5 of the chapter number 1. In this video we will talk about these two headings. So let's start. Your first heading is visualizing the nation. Visualizing the nation मतलब एक राष्ट्र की परिकल्पना, एक राष्ट्र के बारे में सोचना कि हम राष्ट्र को कैसे रिप्रेजेंट करें. तो आम तौर पर क्या होता था उस टाइम कि जो राजा होते थे, शासक होते थे, रानियां होती थी, एम्परर्स, क्वींस को आर्टिस्ट उनकी फीलिंग्स को, उनके फैसलों को, उनके गुणों को अपनी आर्टिस्ट में उनको दिखाकर उनका चेहरा बनाकर बता देते थे. लेकिन जब एक राष्ट्र की बात आई कि हम एक राष्ट्र को कैसे रिप्रेजेंट करें, हम एक राष्ट्र को कैसे पर्सोनिफाई करें, मानवीकरण कैसे करें, तो वहाँ पे उन्होंने फीमेल फिगर को चुना. तो स्टार्ट करते हैं हम. हाउ डज गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन. एक राष्ट्र को एक चेहरा कैसे दिया जाए. आर्टिस्ट्स इन द 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. Nations were then portrayed as female figures. 18वीं और 19वीं शताब्दी में आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये तरीका खोज लिया कि नेशन को कैसे हम पर्सोनीफाई करें, उनको मानवीकृत करें. पर्सोनीफाई का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग को हम उसे लिविंग में कैसे दिखाएं. तो नेशन फीमेल फिगर के तौर पर पोर्ट्रेट होने लगे, उन्हें दर्शाया जाने लगा. तो इसीलिए आर्टिस्ट ने तरीका खोज लिया कि वो राष्ट्र के कल्चर को, वहाँ की सिविलाइजेशन को, वहाँ के तौर तरीक़ों को, वहाँ के उस राष्ट्र के वर्च्यूज़ को, वहाँ उस राष्ट्र की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे शो करें अपने आर्ट में, अपनी पेंटिंग्स में. तो उन्होंने फीमेल फिगर से ये करना शुरू कर दिया. फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पार्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ. जो उस समय फीमेल फॉर्म थी जो किसी नेशन को चुनने के लिए, पर्सोनिफाई करने के लिए चुनी जाती थी, वो कोई पार्टिकुलर वुमेन नहीं थी. ऐसा नहीं था आर्टिस्ट अपने आस पड़ोस की किसी वुमेन को उसमें चुन लेते थे. वो एक इमेजिन लेडी होती थी, उनको इमेजिन किया जाता था एक राष्ट्र के बेसिस पे. उस क्वालिटीज़ को खोजा जाता था, फिर उन्हें इमेजिन किया जाता था. तब इसीलिए रैदर इट सॉट टू गिवन द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन ए कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म. मतलब उस देश के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को देने का उनका जो उद्देश्य था यही था. वो किसी पार्टिकुलर वुमेन को उसमें रिप्रेजेंट नहीं करते थे, वो एक राष्ट्र के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को देने के लिए किसी एक इमेजिन्ड लेडी का फिगर बनाते थे. दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेजरी ऑफ द नेशन. ये फीमेल फिगर एलेजरी बन गई उस राष्ट्र की. एलेजरी मतलब जिसे हम देखें, रूपक, दृष्टांत, जो हमें दिखाई पड़े वो दृष्टांत है, वही एलेजरी है. विच कैन बी सीन ईजिली थ्रो पेंटिंग्स, दैट इज़ एलेजरी. तो आप एलेजरी का मतलब भी समझ गए होंगे. सिमिलर फीमेल एलेजरीज वर इन्वेंटेड बाई आर्टिस्ट इन द 19th century टू रिप्रेजेंट द नेशन. बहुत सारी इसी तरह फीमेल एलेजरीज को खोजा गया 19वीं शताब्दी में नेशन को, राष्ट्र को दर्शाने के लिए. इन फ्रांस सी वॉज क्रिश्चियन मैरियाने, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम. एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, वो है क्रिश्चियन मैरियाने. क्रिश्चियन मैरियाने जो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने, मतलब उन्हीं के फिगर से रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को रिप्रेजेंट किया गया. हर कैरेक्टरिस्टिक्स विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन. जब पीपल्स नेशन की बात आए तो आप समझ लीजिए पीपल्स नेशन, लोगों का राष्ट्र, दैट इज़ डेमोक्रेसी, दैट इज़ रिपब्लिकन कंट्री. तो ये साफ हो जाता है पीपल्स नेशन से. हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड कॉकेड. जो उनके गुण थे वो जो उदारवादी सोच और गणराज्य के सपनों को सजे हुए थे,
उसी पे दिखाए जा रहे थे पेंटिंग्स, वह कैसे राष्ट्रीय डिमांड कर रहे थे। और उसमें कैसे दिखाया गया था, द रेड कैप, एक लाल टोपी, द ट्राई कलर, एक तिरंगा जो ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर में था। और कॉकेड, कॉकेड वो होता है जो वेस्टर्न कल्चर में, यूरोप में जो फीमेल पहनती हैं कैप, उस पर जो रिबन लगा हुआ था फ्लावर का, दैट इज़ कॉकेड, तो उसे कोकेड कहते हैं। स्टैचूज ऑफ मैरियाने वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल of unity and to pursue them to identify with it. Mariana images were marked on coins and stamps. जो उनकी मूर्तियाँ थी मैरियाने की, बाद में हर चौराहे पर लगा दी गई कि जिससे कि एक नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी के तौर पर, एक राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर उन्हें याद किया जाए और उसी के तौर पर उन्हें आगे बढ़ाया जाए उनकी पहचान लेकर। मैरियाने इमेजेस और मार्क्ड ऑन क्वाइंस और स्टाम्प्स, स्टाम्प मुहरों पर और सिक्कों पर भी उनकी इमेज को चिन्हित किया गया, मार्क किया गया। तो ये सब जो बातें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको पूरी एंड तक इस वीडियो को देखना होगा, जिससे आपको लॉन्ग आंसर लिखने में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने में, वेरी सॉल्ट करने में, सॉल्ट क्वेश्चन करने में, स्पेशली फॉर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और वेरी सॉल्ट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग में जो आपको मैटर बनाना है, कैसे आप आंसर लिख रहे हैं, उसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। सो स्टे ऑन दिस वीडियो टिल द एंड एंड वॉच इट केयरफुली। सो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जर्मेनिया, जैसे यहाँ पर मैरियाने थी, क्रिश्चियन मैरियाने, जिन्होंने रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को रिप्रेजेंट किया 1850 में, उनके नाम से एक पोस्टर स्टाम्प रिलीज हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है, किस डेट पर मैरियाने का स्टाम्प रिलीज हुआ था, दैट इज़ 1850, और उन्होंने किस देश को रिप्रेजेंट किया, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन नेशन की एलेजरी बनी, जिस तरह मैरियाने फ्रांस की एलेजरी थी, वैसे ये जर्मन नेशन की एलेजरी बनी। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये ओक लीव्स मतलब बलूत की पत्तियों का मुकुट पहनती थी, उस फिगर में पहनी हुई हैं। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर ह्यूजम, जो जर्मन ओक है, जर्मन का वो बहादुरी के तौर पर माना जाता है वहाँ पर। मीनिंग्स ऑफ द सिम्बल्स, ब्रोकन चेन, टूटी हुई बेड़ियाँ, दैट इज़ रिप्रेजेंट द बीइंग फ्रीड, मतलब वो आज़ादी मिलने का प्रतीक है। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ब्रीस्ट प्लेट मीन्स जो ब्रीस्ट पर प्लेट है, दैट इज़ कवच, वो जिस पे ईगल की छाप हो, बाज की छाप पड़ी हो, दैट इज़ द सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, जर्मन साम्राज्य की शक्ति। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक लीव्स का मुकुट मतलब जस्तून बलूत की पत्तियों का मुकुट, दैट इज़ रिप्रेजेंट्स द हीरोइज्म, दैट इज़ रिप्रेजेंट बहादुरी। स्वॉर्ड तलवार, रेडीनेस ऑफ फाइट, हो युद्ध के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ओलिव ब्रांच जस्तून की जड़ें, पत्तियाँ, डाली तलवार पर लिपटी हुई हैं, जो रिप्रेजेंट करती हैं वो शांति भी चाहते हैं, वो शांति की चाह रखते हैं, विलिंगनेस ऑफ द पीस। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, काला लाल और सुनहरा तिरंगा। फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, ये लिबरल उदारवादी राष्ट्रवाद का झंडा था 1848 में, जो ड्यूक्स, जर्मन स्टेट के ड्यूक्स के द्वारा बैंड कर दिया गया। ड्यूक के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है पिछले वीडियो में, तो आप उसे वहाँ देख सकते हैं। रेस ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। रेस ऑफ राइजिंग सन मीन्स उगते हुए सूर्य की किरणें, वो एक नए युग का प्रारंभ का रिप्रेजेंट करती हैं, एक नए युग का सूत्रपात। तो यहाँ पे आपने जर्मेनिया और इनके बारे में जाना। तो इन दो लोगों, जो दो लेडीज़ थी, एग्जाम्पल दिया गया कि ऐसे ऐसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया, ऐसे बहुत देशों ने और देशों के आर्टिस्ट ने अपने अपने नेशन को फीमेल फिगर में रिप्रेजेंट किया यूरोप में। तो आगे बढ़ते हैं।
नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट वीडियोस किए डिस्कशन किया उसमें हमने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा, इम्पेरियलिज्म के बारे में पढ़ा एंड द नेशनलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी जो नेशनलिज्म था वो लास्ट क्वार्टर मीन्स जो 19th सेंचुरी, एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, क्वार्टर में बांटे 25-25 सालों में, तो मतलब 75 साल बीत चुके हैं। जो आगे 25 साल हैं उसके दौरान वहाँ पर नेशनलिज्म की जो पुरानी भावना हुआ करती थी, लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट वाली, मतलब उदारवादी लोकतंत्र की जो चाह रखते थे, वो अब नहीं रही। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट विद ईच अदर एंड वर रेडी टू स्टार्ट वॉर। इस पीरियड में जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो बहुत ही अनुदार हो गए थे। अनुदार मतलब उदार का उल्टा, जो पहले टॉलरेंट हुआ करते थे अब इनटॉलरेंट थे, हिंसक हो गए थे विद ईच अदर, एक दूसरे से, और एक दूसरे से युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे। इम्पेरियलिज्म जो वर्ड है साम्राज्यवाद, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में नेशनलिज्म की डिफिनेशन क्लियर की, इम्पेरियलिज्म की डिफिनेशन क्लियर की, सॉरी लिबरलिज्म की, अब इम्पेरियलिज्म की डिफिनेशन क्लियर करते हैं। इम्पेरियलिज्म इट मीन्स बड़ी शक्तियां हैं, ताकतवर हैं, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन दौलत है, पर्याप्त मात्रा में हथियार हैं, गोला बारूद हैं, लड़ने के लिए सशक्त सैनिक हैं, उनकी इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, सारा सिस्टम बढ़िया है, बड़ा देश है, ताकतवर है, सुपर पावर्स हैं। उनका जो छोटे देश हैं, कमज़ोर हैं, ना उनके इकोनॉमी अच्छी है, ना इतना उनका कमाई है, ना उनके पास ज़्यादा मात्रा में सैनिक हैं, ना आधुनिक हथियार हैं, उनका बड़ी शक्तियों पर कब्जा करना, दैट इज़ इम्पेरियलिज्म, दैट इज़ साम्राज्यवाद। तो आई होप कि आप इम्पेरियलिज्म को अच्छे से समझ गए होंगे। इम्पेरियलिज्म का बेस यही है, इम्पेरियलिज्म का बेसिक डिफिनेशन यही है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं, गो टू गूगल एंड सर्च ऑन इट, you will get an article on it. A large part, अब बाल्कन्स की बात करेंगे, सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप। बाल्कन्स ही था जो स्रोत था नेशनलिस्ट टेंशन का, जो नया राष्ट्रवादी चिंता आई यूरोप में। द बाल्कन्स वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ब्रोनिया, हेर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो, हुज इनहेबिटेंट्स आर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स। मतलब जो बाल्कन रीजन जो है वो एक ऐसा रीजन है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भौगोलिक और जातीय भिन्नता है, वेरिएशन है। भौगोलिक मीन्स हो गया कहीं दूसरे तरह का जोग्राफिकल स्टेटस है, कहीं दूसरी तरीके का है, जातीय हो गया भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, उनका तौर तरीका अलग है। जिसमें बाल्कन रीजन में रोमानिया करके जितने भी देशों के नाम लिखे हैं ये सब इसी एरिया के अंडर में आते हैं, जिनमें ऊज इनहेबिटेंट मीन्स निवासी, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको स्लैब्स कहा जाता है, स्लाव कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि बाल्कन रीजन में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, स्लाव्स कहते हैं। A large part of the Balkans was under the control of Ottoman Empire. The Balkan area became an area of intense conflict. मतलब जो बड़ा हिस्सा था बाल्कन का वो ओट्टोमान एम्पायर के अधीन था, उनके कंट्रोल के अंडर था। बाल्कन एरिया एक एरिया बन गया इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीप ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स एंड एक्सटेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर द एरिया। मतलब जो अभी हम लोगों ने डिफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया इम्पेरियलिज्म का, वो यहीं प्रूव हो रहा है कि इसी लाइन में कि बड़े शक्तियों का छोटी शक्तियों पर कब्जा करना, जो कमज़ोर हैं तो जो आपस में बट चुके हैं उन पर बड़ी शक्तियाँ आके कब्जा कर लें। तो यहीं पर वही चीज़ प्रूव हो रही है। आपकी डिफिनेशन रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वो ताकतवर देश थे उस समय, अब भी हैं। वो क्या किया उन्होंने कि वो बाल्कन पर जो उसमें फूट पड़ी थी, तमाम राज्य आपस में लड़ा करते थे,
तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वो बाल्कन पर अपनी नज़र बनाए हुए थे, वहाँ पर एक दूसरे से सैनिक भेजने में होड़ में लगे थे कि आप 10 लाख भेज रहे हैं, हम 20 लाख भेजेंगे। इसी तरह वो सैनिक एक दूसरे से ज़्यादा कंपटीशन कर रहे थे, कौन कितना भेज रहा है। वो सब क्या करना चाहते थे, वो बाल्कन पर कब्जा करना चाहते थे, जितने देश थे। तो वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे कि हम कब्जा करेंगे, वो कह रहे थे हम करेंगे। तो वो अपना कंट्रोल एक्सटेंड बढ़ाना चाहते थे उस एरिया पर। दिस लेड टू सीरीज ऑफ वार्स, इसी कारण वहाँ पर युद्ध हुए। एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अंततः फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। इसके बारे में अगले चैप्टर्स में डिस्कशन होगा, एक्सप्लेन्ड वे में, विस्तृत रूप में। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और चैप्टर हैज़ बीन एंडेड टिल नाउ। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड कब 1789 में, ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर कब 1871 में। तो आप इस सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी बार बार इस डेट्स को याद रखिए कि ये डेट्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में काम आएंगे, वेरी शॉर्ट में काम आएंगे, शॉर्ट में काम आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप जब मैटर लिख रहे हैं उसमें कई जगह आप डेट्स डाल के इवेंट्स को अंडरलाइन करेंगे तो अट्रैक्टिव होगा आपका आंसर, एग्जामिनर का इंटेंशन उस तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लिखते हैं वो आप उसे लर्न करिए। आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। योर चैप्टर एट दिस मोमेंट हैड बीन एंडेड। सो देयर आर सम NCERT क्वेश्चंस important in the view of your exams, board exams. Many type of questions have been solved by you in your homework, but there are some other questions. तो आप उन सब NCERT क्वेश्चंस को पढ़िए। जो भी क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहा है, in which you are unable to understand this question, then we are here to solve your problem. Thanks for watching. Keep learning.